हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अब तक हम लोगों ने जितना पार्ट कंप्लीट कर लिया वो तुम लोगों ने देख लिया होगा, आई होप। आज हम क्लास में करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जैसे कि आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सारी प्रोसेसेस हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस से, ठीक है। ओके तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसो वर्ड से तुम्हें समझना है सेम, ठीक है, सेम कांस्टेंट, जो चीज सेम रहे पूरे टाइम में, पूरी प्रोसेस में। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये होता है, जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि तुम दिल्ली में रहते हो और तुम्हें दिल्ली से केरल जाना है, तो तुम दिल्ली से केरल कैसे कैसे जा सकते हो? तुम ट्रेन से जा सकते हो, तुम बस से जा सकते हो, तुम एरोप्लेन से जा सकते हो। तो यानी कि तुम जा तो दिल्ली से केरल ही रहे हो, लेकिन तुम अलग अलग तरीकों से जा रहे हो, अलग अलग मोड से जा रहे हो। तुम अगर ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन में बैठोगे, फिर ट्रेन का सफर तय करोगे, ठीक है। तो उसकी अलग अलग सिचुएशंस उसमें देखने को मिलेंगी तुम्हें। एरोप्लेन से जाओगे तो अलग सिचुएशंस, तुम्हें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोसेसेस करते हैं जो भी है। तो जैसे मेरे पास कोई लिक्विड है, मैं उसको बॉईल कर रही हूँ, मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ, पर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए चेंज कर रही हूँ, है ना। अगर मैं कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कर रही हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास कोई गैस है और मैंने उसको ढक दिया बिल्कुल, है ना, क्लोज्ड वेसल के अंदर गैस है, और फिर मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए उसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रही हूँ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहकर प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई ओपन एटमॉस्फेयर में हम गैस है, गैस नहीं लिक्विड ले लेते हैं, ओपन पतीले में तुम्हारे पास पानी है और उसको तुम बॉईल कर रहे हो, तो फिर तुम क्या कर रहे हो कि तुम कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में अपने उस सिस्टम का टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। कांस्टेंट प्रेशर क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, इसलिए। तो इसी तरीके से अगर हम कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे लेकिन प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो, जैसे कि बॉइलिंग प्रोसेस होती है, जब मेल्टिंग हो रही होती है, बॉइलिंग हो रही होती है, ये मैं तुम्हें आगे कैलोरीमेट्री में पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन इतना समझो कि जब एग्जैक्टली बॉइलिंग हो रही होती है, मेल्टिंग हो रही होती है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन स्टेट चेंज होती है, मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज देखनी है। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब ये है कि मतलब स्टेट चेंज होना है मेरा, उसका मतलब, ठीक है। ऐसे ही एडियाबैटिक प्रोसेसेस, तो ये चीजें हैं जो मतलब तुम समझ रहे हो कि हम प्रोसेसेस से क्या मतलब है। हम जो भी हमारे पास सिस्टम है, हम उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब जो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, इनमें चेंजमेंट क्रिएट कर रहे हैं किसी एक चीज को कांस्टेंट रख कर, ठीक है। अब कब कौन सी चीज कांस्टेंट रखेंगे उसी के हिसाब से प्रोसेस का नाम रख दिया है। अब आइसो, आइसो का मतलब तो भाई ये है ही कि हाँ भाई सेम रहना है। बैरिक का मतलब क्या है? बैरिक में बी आर बाद जो आता है वो कांस्टेंट, वो प्रेशर के लिए आता है। तो आइसोबैरिक में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये चीज बस ध्यान रखनी है। अगर तुम इतनी बात को अच्छे से पकड़ के चलते हो तो तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइसोबैरिक में क्या रहेगा? बार से समझना है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो उससे हो जाएगा। फिर उसके बाद कोरिक, आइसोकोरिक में यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो तुम भी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हो सिस्टम की, लेकिन वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है पूरी प्रोसेस में। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर कहें तो हमें ये होता है कि जो हीट गेन और लॉस है वो जीरो होता है। मतलब जो सिस्टम है वो ना ही कोई हीट गेन कर रहा होता है, ना ही कोई भी हीट जो है वो लूज कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट बिकम्स जीरो, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो हो जाती है, इज जीरो, ठीक है। तो ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया इसका। अब हम बारी बारी से एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस से। तो आइसोबैरिक के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया? आइसोबैरिक के बारे में बताया कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहली बात हम लिख लेते हैं कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है, कांस्टेंट प्रेशर। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच अकर्स विद कांस्टेंट प्रेशर, तुम चाहो तो ये लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। तो कि थर्मोडायनेमिक आइसोबैरिक प्रोसेस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
विच अकर विद कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अच्छा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तुम्हें याद है मैंने गैसेस के लॉ पढ़ाए थे, गैसेस के लॉ में मैंने तुम्हें कहा था कि प्रेशर कांस्टेंट कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा होता है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इज फॉलोड, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा है क्योंकि भाई हमारा चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो जब हम चार्ल्स लॉ लिख रहे थे तो हम कैसे लिखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये वाली चीज कांस्टेंट बन रही होती है ना। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हमने समझा था। तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं कि भाई वर्क डन के साथ क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। वर्क डन, जो अभी अभी हमने अपने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ही वर्क डन पढ़ा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो प्रेशर जीरो, कुछ भी चीज जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पी डेल्टा वी से ही निकालेंगे और हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और एन आर डेल्टा टी ये वाला भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम वर्क भी निकाल सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर देखा जाए तो कैसे फॉलो होगा वो यहाँ पर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो पॉइंट्स लिख रही हूँ इन्हीं पॉइंट्स में तुम्हें याद होना चाहिए हर प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो तुम देखो कि मेरा लिखने का तरीका क्या है, मेरा लिखने का तरीका ये है कि मैंने पहले ये देखा कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, फिर दूसरी चीज मैंने देखी कि क्या इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। तीसरी चीज हमने वर्क डन के लिए देखा कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आइसोबैरिक के केस में। फिर उसके बाद फ्लोट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे कि क्या अप्लाई हो रहा होगा। तो है क्या इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो कुछ भी चीज इसमें जीरो नहीं हो रही है ना, आइसोबैरिक में कुछ भी मतलब जीरो तो है नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इतना। अब हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स की बात करें तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पीवी ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ क्या देखने वाले हैं, पीवी ग्राफ। तो दो पीवी ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके केसेस में हम पीवी ग्राफ ही देख रहे होते हैं, ठीक है। पीवी ग्राफ अगर तुम देखोगे, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो तुमने देखा कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो तुम क्या कर दोगे भाई, सीधी लाइन बन जाएगी, सिंपल सा है ना। और क्या देख सकते हैं दूसरा, और कौन सा ग्राफ देख सकते हैं, मैंने कहा कि वीटी ग्राफ देख लेते हैं, चलो ठीक है। क्या, वीटी ग्राफ, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, सोचो और बताओ कैसा ग्राफ बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम जानते हैं कि हमने देखा यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है कि ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन पास होती है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऑल द टाइम क्या है, स्लोप, जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है जो, उसका स्लोप किसके बराबर होगा। तो नहीं आ रहा है अगर, तो तुम ऐसा समझ सकते हो, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो v अपॉन टी इधर ले आओ, तो एन आर अपॉन पी, तो एन आर अपॉन पी, दिस इज एन आर अपॉन पी, दिस इज द स्लोप, पी नहीं है स्लोप, सिर्फ पी स्लोप नहीं है, एन आर अपॉन पी ये चीज स्लोप है, v अपॉन टी के, v और t के ग्राफ में, समझ पा रहे हो। तो इसमें n भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, और r भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट ही चल रहा है, तो ये सब चीज कांस्टेंट हो गई है, तो ये सब चीज क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि कोई वीटी ग्राफ दे रखा है और उसका स्लोप दे रखा हो, तो स्लोप से अगर तुम्हें प्रेशर फाइंड करना है तो ये मत सोच लेना कि वॉल्यूम अपॉन टाइम कर दो, फिर जो वैल्यू वही प्रेशर है, नहीं, वो जो वैल्यू आएगी वो एन आर अपॉन पी के बराबर आएगी, वो चीज कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो अब ये हम इधर हटा देते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो कि फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा, और ये दूसरा निकालना है मुझे। अच्छा, मैंने तुम्हें वो वाला तो बता ही दिया था कि डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी होता है, और डेल्टा क्यू यानी कि क्यू इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें यही इक्वेशन निकालने हैं, तो तुम्हें पहली चीज क्या फाइंड करनी है, डेल्टा क्यू अपॉन अपॉन डेल्टा यू फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू,
ये फाइंड करना है, ठीक है। तो Q अपॉन U फाइंड करने के लिए Q के लिए सिंपल तुमने याद रखना है, तुम ऐसे केस में तुम देखो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा, तो यानी कि कहीं ना कहीं गामा के टर्म्स में आंसर चाहता है, इसीलिए इसने हमें हिंट दी है। तो डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या होता है, NCP डेल्टा T, और डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बना रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना के लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए कराया है जरा क्वेश्चन, नया फॉर्मूला बताएगा तुम्हें ये क्या है। देखो अब W हम जानते हैं, W इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा इस तरह मत लिखो, तुमने इक्वेशन तो ऐसे याद किया ना, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q माइनस डेल्टा U, यानी कि W इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T। इतना हमें पता होना चाहिए। अब जब हम डेल्टा Q अपॉन डेल्टा U निकाल रहे हैं तो डेल्टा P क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T अपॉन NCV डेल्टा T। तो ये सब कुछ हो जाएगा, तो Cp अपॉन Cv बच रहा है जो कि इक्वल हो जाएगा गामा के, ठीक है। पहली चीज सॉल्व हो गई। दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरी चीज क्या है, डेल्टा Q अपॉन W, डेल्टा W लगा दिया है इन्होंने, डेल्टा W डेल्टा Q लगा दिया है, बट ये नहीं सोच रहा कि डेल्टा लगा हुआ है तो दे आर द स्टेट फंक्शन। Q और W पाथ फंक्शन ही होते हैं, लेकिन वर्क बन जाता है स्टेट फंक्शन, कब बनता है अभी देखेंगे आगे कि वर्क वैसे तो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन बन रहा होता है, कौन सी प्रोसेस में बनता है। अगर किसी को पता हो तो पहले से जवाब दे दो, नहीं तो मैं आगे अभी लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो NCP डेल्टा T ऊपर रख दिया, यहाँ पे NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T, ठीक है। तो इस सबको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा Cp अपॉन Cp माइनस Cv। Cp को हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हें पता है कि Cp अपॉन Cv जो है दैट इज गामा, तो हम Cp इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना गामा Cv। तो ये चीज ध्यान रखना कि हम Cp को हम क्या लिख सकते हैं, गामा Cv। तो गामा Cv अपॉन गामा Cv माइनस Cv, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा U, सॉरी डेल्टा W इज इक्वल टू आ जाता है गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो दरअसल इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मतलब ही बस ये था कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि कई बार ऐसा होगा कि तुमसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा और तुम्हें ना कुछ भी नहीं दिया होगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गामा की वैल्यू दी होगी, रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी गामा की वैल्यू दे रखी होगी, और वो भी नहीं दी होगी तो वो भी ऐसे कह देगा कि मोनोएटॉमिक गैस है कि डायटोमिक गैस है, तो तुम्हें उससे अपने आप ही गामा की वैल्यू पे पहुंचना होगा, ठीक है। अब तुम वहां से गामा की वैल्यू पहुंच जाओगे और फिर तुम्हें Q और W का रेशियो पूछेगा, हीट और वर्क डन का रेशियो बताओ, तुम्हारे पास कुछ डेटा नहीं है, ना कोई पीवी डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, बस तुमसे रेशियो पूछा है, तब तुम ऐसे केस में सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारे पास ये फॉर्मूला हेल्प करेगा तुम्हारी। अगर तुमसे हीट और इंटरनल एनर्जी का रेशियो पूछ ले तब तुम इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये वाला यूज कर लेना, ठीक है। और जब तुमसे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने कई बार क्वेश्चंस में देखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनो अटोमिक गैस, ठीक है, क्या कह रही है, मोनो अटोमिक गैस, एक मोनो अटोमिक गैस है, उसका वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और किस तरह, जैसे कि शो करा है ग्राफ में। ये क्या दे रखा है, ये एक वीटी ग्राफ दे रखा है, क्या है ये, वीटी ग्राफ है। और वीटी ग्राफ ये कैसा है, ये और ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है, तो ये क्या कह रहा है, ये ऑब्वियसली ये शो कर रहा है कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब, देख रहे हो तुम, वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब, इन दोनों का रेशियो बताना है, तो मैं ऐसे लिख लूं पहले कि वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब का रेशियो, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, तो व्हेन इट चेंज अकर फ्रॉम स्टेट ए से स्टेट बी। अब तुम एक बात बताओ, ये क्या पीवी ग्राफ है। अब तुम सोचो कि अगर हमें ये नहीं पता, अगर हमें ये नहीं पता, ये वाली चीज जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई ये नहीं पता है, तो फिर हम कैसे दिमाग लगा रहे होंगे, यार हमारे पास बस इतना पता है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है, और ना ही और इससे ग्राफ से बस ये पता चल रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब मुझे ना इससे ये पता चल सकता कि मैं वर्क कैसे निकालूं, वर्क भी नहीं निकाल सकती, ना ही हीट के बारे में कुछ दिया, वर्क भी नहीं दिया, तो एकमात्र ये की तरीका है जो अभी ऊपर बताया, ठीक है। तो तुम्हारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताओ चलो क्या होता है गामा की वैल्यू, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू 5/3 होता है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ओके, ये हो गया हमारा। तो अब गाम डब्लू है,
तो W कैसे करोगे, W अपॉन Q, मैंने ऊपर तो तुम्हें Q अपॉन W करवाया था, कोई बात नहीं है, W अपॉन Q पूछे, Q बाई W पूछे, कुछ भी पूछे, तुम जानते हो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस W, सॉरी Q माइनस U, Q माइनस डेल्टा U अपॉन Q, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T, भूल गए अगर तुम तब की बता रही हूँ, NCP डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T, ठीक है, अपॉन में NCP डेल्टा T, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इधर लिख लेती हूँ, ठीक है, ये एन और डेल्टा टी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सीपी की जगह पे मैं लिख देती हूँ गामा सीवी माइनस सीवी अपॉन गामा सीवी, इस तरह से गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये आ जाता है मेरे पास। तो यानी कि मुझे क्या सॉल्व करना है, गामा माइनस वन अपॉन गामा, गामा की जगह पे क्या रखेंगे 5/3 माइनस वन अपॉन 5/3, ठीक है, तो W अपॉन Q इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 3 अपॉन 5/3, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाता है 2/5, दिस इज द आंसर, आंसर इज ए, ठीक है। तो ये नीट 2018 में आया था ये क्वेश्चन, तो तुम समझ सकते हो कि हमें इस तरह से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है कांस्टेंट, yes volume is constant, तो thermodynamic process which occurs with constant volume, ठीक है, वॉल्यूम है ना, सो कोरिक प्रोसेस, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम, अगर कोई चीज सेम रह रही है तो इसका मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो बदलाव नहीं आ रहा है इसको कैसे लिख देंगे, डेल्टा वी जीरो हो गया, सही बात है कि नहीं। अब देखो तुम क्या करोगे, वर्क डन में कहूं कि भाई वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी डेल्टा वी होता है वर्क डन का फॉर्मूला, तो जब डेल्टा वी जीरो है इसीलिए ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये वो प्रोसेस है जहां पर वर्क डन जीरो हो जाता है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से एक आइटम जो है वो तुम्हारा हट जाएगा, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, इसमें से क्या होगा, ये सॉरी ये चीज जीरो हो जाएगी, तो हम कैसे लिख रहे होंगे, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U, तो इस वाले कंडीशन में हमारी हीट क्या है, स्टेट फंक्शन बन जाती है, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज जो थी वो हमारी वैसी कैसे फंक्शन थी, वो हमारी पाथ फंक्शन हुआ करती थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, हीट जो है वो स्टेट फंक्शन बन गई है, यानी कि डेल्टा U के बराबर हो गई है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई कि मेरा डेल्टा U जो कि NCV डेल्टा T होता है वो अब किसके बराबर है, Q के बराबर हो सकता है, और यहाँ पे लॉ कौन सा फॉलो हो रहा है, गेल-ल्यूसैक लॉ इज फॉलोड, गेल-ल्यूसैक्स लॉ इज फॉलोड, ठीक है, तो ये मेरा लॉ फॉलो हो गया, ओके। फिर उसके बाद अच्छा मैंने गेल-ल्यूसैक लॉ फॉलो हो रहा है, मैंने कहा कि भाई P अपॉन T वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं P अपॉन T जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P अपॉन T कांस्टेंट है, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, इस तरह से तुम लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अब ऑब्वियसली हमें क्या देखना है, ग्राफ्स देखने हैं, ठीक है, हमें ग्राफ्स देखना है, ग्राफ सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं पीवी ग्राफ, ठीक है, पीवी ग्राफ तो हमें सब में देखना ही देखना है, पीवी ग्राफ नंबर 1, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ की जब बात करते हैं तो पीवी ग्राफ में अब तुम बताओ क्या चीज कांस्टेंट है, अब मैंने यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है, तो क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो फिर वॉल्यूम एक पॉइंट पे वॉल्यूम मान लिया ये वैल्यू है, तो यही वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाओ लेकिन वॉल्यूम की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। फिर उसके बाद क्या है कि अगर तुमने कहा कि हम अब दूसरा ग्राफ देखना चाहते हैं, हम पीटी ग्राफ देखना चाहते हैं, तो हम पीटी ग्राफ तुम्हें दिखा देंगे, जैसा तुम देखना चाहते हो वैसा तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है। तो अब पीटी ग्राफ क्या कहता है, अभी तुमने बताया, मैंने तुम्हें बताया कि भाई सॉरी पीटी है ना, पीटी ग्राफ है,
तो अभी अभी हमने देखा कि P अपॉन T कांस्टेंट रहता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो ओरिजिन से पास करती हुई एक्सेस इस तरीके का मेरा PT ग्राफ बन जाएगा, और इसका स्लोप क्या होगा, ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और इसका स्लोप हम निकालेंगे तो क्या आएगा, P अपॉन T ऐसे कर देंगे तो NR अपॉन V, NR अपॉन V विल बी द स्लोप, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो मेरी हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे, ठीक है। तो मेनली अब आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल नाम से पता चल रहा है, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, आइसो सेम है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है कि नहीं, पीवी कांस्टेंट रहेगा ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो एन तो कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये एक वैलिड इक्वेशन आ गई। अगर पीवी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि एन सीवी डेल्टा टी होती थी, तो डेल्टा टी जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब तुम कहोगे हीट एब्जॉर्ब, वो भी तो एनसीपी डेल्टा टी थी, तो हीट एब्जॉर्ब जो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन पे डिपेंड करती है। कभी कभी पता है क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज के कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन उनकी रियल डिपेंडेंसी किसी और पे है। तो इंटरनल एनर्जी की जो रियल डिपेंडेंसी है वो टेम्परेचर पे है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम कहें तो मैं इतना ध्यान रखना है कि इसके केस में टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों जीरो होते हैं। अब जब टेम्परेचर जीरो हो गया और इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर बात करूं तो क्या हालत होगी, तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो Q क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब, हीट जो है वो दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन के बराबर रहती है। अब तुमने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो बॉयज लॉ इज फॉलोड, ठीक है, बॉयज लॉ इज फॉलोड, बॉयज लॉ फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं इसके, तो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग, जब मेल्टिंग हो रही होती है, जब बॉइलिंग हो रही होती है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, तब बताऊंगी। बहुत मजेदार लगता है मुझे मुझे तो अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं दूसरों को अच्छा लगवा ही देती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये बॉयज लॉ फॉलो हो रहा है, इतनी बात हो गई। अब अभी आप कहोगे कि अरे आपने वर्क के बारे में तो बात ही नहीं की, अरे वर्क के बारे में मजेदार वाली बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्क का फॉर्मूला तुम्हें अच्छा से याद करना पड़ेगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया वॉल्यूम के टर्म्स में। दूसरा, प्रेशर के टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस पीछे चेंज हो जाएगा P1 अपॉन P2। अब तुम ध्यान कैसे रखोगे, P प्रेशर है, पा से प्रेशर मतलब P से प्रेशर, P मतलब पा साउंड कर रहा है तो पहले, और पहले एक आता है, इसीलिए ऊपर प्रेशर के केस में पहले एक रखना है, ठीक है। वॉल्यूम के केस में दो रख देना है, समझ रहे हो ना, दो दो वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो हम निकाले हैं, हमने वर्क डन के लिए फॉर्मूले लिखे हैं, तो ये वर्क फॉर, ये जब भी कई बार ऐसा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे कई बार आइसोथर्मल के केस में पूछते हैं। तो आइसोथर्मल के केस में वर्क डन, ये वाले जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो हमेशा जब यूज करने होते हैं जब वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा होता है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हम ये देख रहे होते हैं। अब हम बात करें कि इरिवर्सिबल के केस में हमें क्या करना होगा, इरिवर्सिबल के केस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने को कम आता है, लेकिन मैं तुम्हें लिखा दे रही हूँ। मैंने ये फॉर्मूले दोनों इसलिए डिफरेंट लिखे हैं, अलग लिखे हैं, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि यही वाला फॉर्मूला यूज करना है जब रिवर्सिबल की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, ठीक है। कुछ जगह देखो सीधी सिंपल सी बात है कि हमें फॉर्मूला ही याद रखना है,
उसका डेरिवेशन याद नहीं रखना, कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। इतनी मैक्सिमम हमने सारी चीजें इसमें कवर कर दी। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। ये तुम देख रहे हो कि एक एक पेज के अंदर सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ तुम्हारी ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा ग्राफ देखेंगे इसके केस में, यस पीवी ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ के केस में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इस पे पी बनाया, इस पे वी बनाया, तो इसमें कैसे बनेंगे, आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं। आइसोथर्मल कर्व्स इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कर्व्स, ठीक है, आइसोथर्मल कर्व। अब खास बात इसमें क्या आती है, खास बात ये आती है कि इस कर्व का स्लोप कितना होता है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली इक्वेशन बन गई है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा कर्व क्यों बना है, पीवी कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया ना, इसीलिए ही तो ऐसे जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस होता है तो हम ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं, है ना, ये हमें पता है। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, पी, देखो दोनों ही चीजें वेरिएबल हैं, तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक बार पी को कांस्टेंट रखा, वी को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस वी को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को डिफरेंशिएट कर दिया और जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस साइड कांस्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम डिफरेंशिएट कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी साइड ले जाओ, पी डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी डी पी, ठीक है। मुझे तो स्लोप चाहिए, तो मैं चाह रही हूँ कि dp अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा dp अपॉन dv कर दूंगी तो मैं p अपॉन माइनस का p अपॉन v, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का p अपॉन v। ये हम किसके केस में निकाल रहे हैं, ये जो dp अपॉन dv, देखो ये जो पूरा है मैंने क्या किया भाई, छोटा सा सेगमेंट लेके इसका उसका स्लोप निकाल रही हूँ dp अपॉन dv। और ये किसके केस में, आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल के केस में जो कि कितना आता है, माइनस पी अपॉन वी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस पी अपॉन वी के बराबर इसका स्लोप आता है, ओके। अच्छा तो ये तो हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं कि हमारे पास और अदर ग्राफ क्या बनेंगे, वीटी ग्राफ क्या बनेगा, पीटी ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि वी टी ग्राफ क्या बनेगा, तो ये तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये तो सिंपल सा ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। इसको ये v और ये t, ठीक है। तो वी टी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये एक सीधी लाइन खींच दो, ठीक है। अभी हमने कहा कि आप मुझे ये बताओ पीटी ग्राफ क्या बनेगा, पीटी ग्राफ तो सेम ऐसे ही बनेगा जैसा ये बनाया है वीटी ग्राफ, ठीक है। पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे टेम्परेचर ले लूं और यहाँ पे प्रेशर ले लूं, टीपी ग्राफ कर दूं मतलब इसे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लाइन खिंच जाएगी। तो तुमने ये देखना जिस एक्सिस पे टेम्परेचर है उसी एक्सिस पे एक पॉइंट पकड़ लो और सीधी लाइन खींच लो। इस एक्सिस पे है ना तो सीधी लाइन ऐसे खींच लो। अब तुम कहोगे कि ऐसे क्यों नहीं खींच रहे, अरे ऐसे यहाँ पे ही टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर लिया, अगर तुम ऐसे गए इस डायरेक्शन में गए तो इसका मतलब तुम टेम्परेचर की वैल्यूज बढ़ा रहे हो ना, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स रखनी है, दूसरी वाली एक्सिस पे जो है उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है, ये चीज बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। समझ गए इतनी बात को। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादातर तुमसे पीवी ग्राफ ही पूछे जाते हैं, ठीक है, पीवी ग्राफ पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अरेंज द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग वाटर, अब ऐसे केस में तुम क्या करोगे, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल कर्व्स है, ठीक है, इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम है कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एक चीज को कांस्टेंट मानते हैं, मान लेते हैं प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, तो मैंने ये प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, ये डिफरेंट डिफरेंट ये इस लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो T3 के लिए मैंने कहा कि ये V3 आ गया, ये V1 और ये सॉरी V1 क्यों कर दिया मैंने, इसका नाम V2 करना चाहिए ना, और ये V1, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो अब तुम देखो कि हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT होता है, हमारा T कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। हमने
टी भी कांस्टेंट कर दिया, तो वी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। अब देखो एक कर्व के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इस जगह T3 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 ये सब जगह T3 टेम्परेचर रहेगा, लेकिन इस जगह आ गए तो टेम्परेचर बदल जाएगा, ठीक है। तो एक कर्व से दूसरे कर्व पे अगर आए तो टेम्परेचर बदल जाएगा, लेकिन एक ही कर्व पे रहोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कर रही हो और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऐसी बात कर रही हो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि एक कर्व के लिए कांस्टेंट है, लेकिन एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाओगे तो बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो अब मैंने इतना पता चल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जब तुम इधर से इधर जा रहे हो तो तुम देख रहे हो कि V3 से बड़ा क्या है V2 और V2 से बड़ा क्या है V1, है ना। इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब V1 कौन से पे है, T1 वाले। तो इसका मतलब क्या है कि T1 इस सबसे बड़ा, उससे छोटा T2 और उससे छोटा T3, ठीक है। तो यही काम, सेम काम तुम वॉल्यूम कांस्टेंट करके अलग अलग प्रेशर के लिए भी कर सकते थे। जैसे अगर तुम चाहते तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते, ये इस तरह से अलग अलग प्रेशर पर भी कर सकते थे, इस तरह से बना के, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, तुम किसी एक चीज को कांस्टेंट करो, प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को, और ये वाले पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है 1200 केल्विन, इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम 200 लीटर से 20 लीटर, बताओ वर्क डन कितना होगा। तो देखो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला, अब मुझे क्या लगाना है, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है, यही फॉर्मूला लगना है। तो -2.303, एन कितना है 5 मोल्स है, आर अभी आर को आर ही रहने देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर 1200 केल्विन लॉग। अब देखो तुम्हें एक बात बताऊं, आर की वैल्यू है, ऑब्वियसली हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम एसआई यूनिट्स में ही रख रहे हैं, तो हम आर की वैल्यू 8.314 रखेंगे। 8.314 को तुम 25/3 भी रख सकते हो, क्या 8.314 को तुम 25/3 भी रख सकते हो फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है, लॉग। और हम V2 क्या है, फाइनल क्या हो गया 20/200, ओके। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/10 बचेगा, ठीक। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो पता है क्या आएगा, -2.303 इंटू, अब देखो इससे इसको काटू तो ये 400 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है देखो एक बात, ये इससे कट गया, अब देखो ये नीचे 10 है, मतलब log 1/10 है, ठीक है। log 1/10 का मतलब क्या है, log 10 की पावर -1, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो पावर आगे आएगी तो -1 फिर log 10, ठीक है, ऐसे हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हट गया, आंसर क्या बचा -1, समझ गए। तो इसकी जगह हम देखो 5 इंटू 25 इंटू 400 इंटू माइनस का 1, ठीक है, समझ गए, हो गया। अच्छा -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 125 इंटू 400 इंटू 2.303, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सॉल्व किया है या पहले से मेरे को आ रहा है, जो मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व करती हूँ, ठीक है। जहां मुझे जरूरत होती है वहां पे मैं कैलकुलेटर यूज कर देती हूँ, लेकिन अभी तक तुम देखो ऐसा सच कोई कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, आसान है सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। अब तुम देखो, अभी पता है हम इसको और कैसे कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 25 4 जा 100 आ जाता, ऐसे ही करते हैं, ये और ये का मल्टीप्लाई करते 25 4 जा 100 आ जाता, 100 के 2 जीरो मिल जाते हैं और इसके भी 2 जीरो मिल जाते हैं, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाती है, और 10 की पावर 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते, और 5, अच्छा चलो 10 की पावर 4 हो गई इंटू 2.303 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 5 3 जा 15, 1 कैरी, फिर 15 10 और 1 11, और ये 11.515, तो 11.515 इंटू 10 की पावर 4, किसमें, जूल में, आंसर दैट्स इट। अब तुम ये सोच रहे हो कि दीदी लीटर तो हमारी ऐसा यूनिट होती नहीं है वॉल्यूम की, तो बेटा यहाँ पे यूनिट कट गई ना, यूनिट का मतलब ही नहीं आया, ठीक है।
यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, ये भी लीटर में ये भी लीटर में, तो कैंसिल आउट हो गया है, तो लॉग के अंदर जो भी यूनिट है उसकी कोई यूनिट का मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो दैट्स इट द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती हैं? तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती हैं जिनमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है, ना ही हीट अंदर आती है सिस्टम के, ना ही हीट बाहर जाती है। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process thermodynamic process which occur with no heat is transferred in or out of the system, ठीक है, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है। एग्जांपल्स कैसे होते हैं इसके, जैसे कि रैपिड कंप्रेशन कर दिया जाए, रैपिड कंप्रेशन मतलब अचानक से लेके अचानक से एकदम एकदम से दबाते हैं जब, है ना, अगर एकदम से किसी कोई गैस फिल्ड है किसी वेसल में और एकदम से उसको लिड दबा दिया, एकदम से कंप्रेशन कर दिया, तो वो एडियाबैटिक आएगी, मतलब टाइम ही नहीं मिला गैस बाहर निकल सक, मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल से या हीट एब्जॉर्ब उसके उसके लिए टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, तो रैपिड कंप्रेशन या रैपिड एक्सपेंशन हो जाए, रैपिड एक्सपेंशन। तो जितनी भी जल्दबाजी में चीजें होंगी, जल्दबाजी वाली प्रोसेस होंगी, एडियाबैटिक हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हीट ट्रांसफर्ड क्या होती है इसमें, जीरो हो जाती है, हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो यानी कि Q इज जीरो। तो जब Q जीरो हो गया तो अब क्या बचा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, तो Q तो अपना जीरो हो चुका है, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस का W, तो दिस इज द कंडीशन जब वर्क स्टेट फंक्शन बनता है। तो हेयर वर्क विल बी द स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन। वैसे नॉर्मली कैसा होता है वर्क, पाथ फंक्शन होता है, वेरी गुड। और अब क्या होगा, स्टेट फंक्शन। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे कि हम प्रेशर उसमें पढ़ा था हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी तो इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी तो पीवी ग्राफ देखना है, तो पी और वी का क्या रिलेशन होना चाहिए, इसीलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि अब हम भी अभी तक हम हर उसमें पीवी ग्राफ बनाया था, पीवी ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पीवी ग्राफ हमने सब में बनाया था, तो पीवी ग्राफ हम यहाँ पे भी बनाएंगे, तो उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमेशा पहले एक इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन देखते हैं, तो पीवी ग्राफ, पीवी की पावर पी, वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, ठीक है, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, अगर मैं पी रिप्लेस करना चाहूँ तो पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन आर अपॉन एनआरटी अपॉन वी, यही एनआरटी अपॉन वी अगर मैं इस पी की जगह रख दूं और फिर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा पता है, तो इक्वेशन तैयार होगी टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये चीज हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैंने तुम्हें बताया कैसे हुआ है ये, अभी अगर तुम्हें इस चीज को देखना है समझना है तो मैं अभी बताती हूँ आगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं कि टी वी की पावर गामा माइनस वन और दूसरा टी गामा पी की पावर वन माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर तुम्हें समझना है तो मैं समझाती हूँ कि हमने ये कैसे किया। जैसे पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो मैंने तुमसे कहा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो तुम P की जगह पे एन आर टी अपॉन वी रख दो, ठीक है। तो अब देखो एन आर टी अपॉन वी और फिर V की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अब इसमें एन और गामा आर तो कॉन्स्टेंट है तो इनको हटा दो, T अपॉन वी और फिर V की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इस तरह से T, ये नीचे वाला V ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर रहेगा, तो T V की पावर गामा और फिर V की पावर माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इससे T V की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार पीवी इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा के अलावा इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करें कि वो कैसे आया, ये टी पी की पावर वन माइनस गामा कैसे आया, तो टीओपी के टर्म्स में आंसर निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, टीओपी के टर्म्स में, तो पी को तो बना रहने दो, वी को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैं पी
और v की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एन आर टी अपॉन पी। ठीक है, किस इक्वेशन से लिखा है समझ गए होगे अब, इसी वाली इक्वेशन से हमने लिखा है। अब उसके बाद तुम देखो, तो p n और r को हटा दो क्योंकि हम प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, मतलब है ना, तो एन आर का कोई मतलब नहीं है, तो t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा। ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये गामा वाली पावर ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर गामा, और फिर ये p की पावर 1 तो है ही ऊपर, ये है तो p की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस गामा हो जाएगा, p की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो हमने ये सारी, मैंने तीनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, चलो अब हम देखते हैं ग्राफ। ग्राफ का क्या सीन है एडियाबैटिक के केस में, तो एडियाबैटिक के केस में भी ग्राफ का कुछ वैसा ही सीन है जैसा आइसोथर्मल के केस में होता है। तो आइसोथर्मल के केस में कैसा होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी पीवी ग्राफ दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें तो तुम्हें पीवी ग्राफ ही समझ लो, बहुत है। देखो इस तरीके से बनेगा, सेम लग रहा है, सेम ही लग रहा है ना, तो देखने में सेम ही लगता है, बस कैलकुलेशन वाइज अलग होता है। तुमने देखा कि पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये चीज ही तो आती है एडियाबैटिक के केस में। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो फिर हमारे पास कैसी कंडीशन आएगी, जैसे हमने आइसोथर्मल के केस में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे स्लोप चाहिए होता है, तो डीपी अपॉन डीवी। अब किसके केस का, एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक। तो जो तुम्हें ध्यान रखना है, हमेशा मैं वही पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, गामा पी अपॉन वी। तो ये तुमने लिखा कि गामा पी अपॉन बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इट इज गामा टाइम्स of slope of PV graph of isothermal process, isothermal process। ठीक है, तो ये isothermal process के PV ग्राफ का गामा टाइम्स होता है। ध्यान देखो ना, ध्यान से, यहाँ पे पीवी माइनस पी अपॉन वी क्या था, आइसोथर्मल का। तो इसका मतलब अगर स्लोप दो कर्व दे रखे हैं, जिसका स्लोप ज्यादा है वही क्या है, वही क्या है, हमारा एडियाबैटिक का कर्व रहेगा। ठीक है, तो स्लोप फॉर पीवी ग्राफ of adiabatic process is more than the slope of PV graph of isothermal process। ठीक है, तो ये बातें क्या करनी है, दिमाग में अपने बिठा लेनी है, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इन पर सवाल आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो तुम सीख गए कि भाई ये गामा टाइम्स होता है। ठीक है, और गामा किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, गैस की क्या एटॉमिसिटी है उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन का केस क्या रहता है, जिसपे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, तो हम पीवी ग्राफ देखते हैं और उस ग्राफ के अंदर सबको बनाते हैं, ये पी और ये वी। एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, तो ये पीवी ग्राफ हो गया। मैंने कहा कि इस पोजीशन पर ये जो ग्राफ बना रही हूँ इसको अपनी आंखों में बसा लेना बिल्कुल बढ़िया। अगर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ये क्या शो कर रहा है,
आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ये कर्व आया है, क्या है ये? आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक और बना लेते हैं। किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? अगर मान लो कोई झूला हो तो तुम किस पे बैठोगे या जल्दी फिसल जाओगे? ऑब्वियसली इस पे। तो अब हम जा कैसे रहे? ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जा रहे हैं, प्रोसेस में हम इस तरह जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ थे और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या है मेरा? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक। और ये आइसोथर्मल। क्यों है आइसोथर्मल? समझ गए होगे, दोनों कर्व में से इसका कम स्लोप है, ठीक है। और ये क्या है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया, इससे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा एरिया अंडर विच ग्राफ इज मोर। तो सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे है? आइसोबैरिक के नीचे। तो जिसके नीचे सबसे ज्यादा एरिया होगा उसी में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये बात ध्यान रखनी है, टर्म ये जो मैं लिख रही हूँ वो चीज जरूर बतानी है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन की वर्क डन इन आइसोबैरिक, आइसोबैरिक इज मोर। फिर उसके बाद वर्क डन इन आइसोथर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क डन इन एडियाबैटिक। मतलब एक एडियाबैटिक मतलब एक कोई सिस्टम है जिसको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके गए, इस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इस प्रेशर वॉल्यूम से इस वाले स्टेट पर लेके गए। तो ये अलग अलग वॉल्यूम्स आए, सॉरी अलग अलग प्रेशर्स आए हैं, जो भी है, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू लेके गए हैं। तो सबसे ज्यादा काम किसमें करना पड़ता है? आइसोबैरिक में, उसके बाद आइसोथर्मल में, उसके बाद एडियाबैटिक में, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब यही मैं बात करूं कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन का केस क्या रहता है? कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का मतलब क्या होगा भाई? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ को तो तुम्हें अपनी नजरों में बिठा लेना है अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल हम वैसे ही बनाएंगे, ऐसे करके। तो अब हमें हमें क्या चलना है? इधर से इधर ही तो चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर हाई वैल्यू है और यहाँ पे कम वैल्यू है वॉल्यूम की। तो इधर से इधर चलेंगे। तो जब हम उसके लिए चलते हैं, आइसोबैरिक के लिए, तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये आइसोबैरिक के लिए हो गया। उसके बाद ये मेरा क्या है? आइसो थर्मल है, आइसोकोरिक है, अभी वक्त बताएगा, ठीक है। ये हम इस तरीके से देखते हुए चल रहे हैं। तो अब तुम देखो जरा, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है? ऑब्वियसली अभी भी इसका स्लोप क्या है? ये ऊपर वाला सबसे ज्यादा, ये है हमारा एडियाबैटिक, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो क्या है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और ये जो है वो क्या है? आइसोबैरिक, ठीक है। हम क्या जा रहे हैं कि अपोजिट चल रहे हैं, वॉल्यूम कम होते हुए आ रहा है। तो मैं इधर मार्क कर दूं क्या? ये V2, सॉरी ये V2 और ये V1, है ना। यहाँ पे ये V1 और यहाँ पे V2, यहाँ पे V2 इज मोर देन V1 और यहाँ पे V1 इज मोर देन V2, है ना। अच्छा, तो हमें तो वर्क से मतलब था। वर्क क्या कह रहा है? वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये PYQ है बेटा, ठीक है ना। ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन के टाइम पे जो वर्क डन है, सबसे ज्यादा अब किस में करना पड़ेगा? यस, एडियाबैटिक। तो जिसने भी एडियाबैटिक जवाब दिया है वो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना आज जाके, ठीक है। और क्योंकि तुमने 4 नंबर एक्वायर कर लिए हैं। फिर उसके बाद आइसोथर्मल, और फिर उसके बाद आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक। ओके। तो अब तुम कहोगे हमें क्वेश्चन तो दिखा दो, तो हम तुम्हें क्वेश्चन दिखाते हैं। पहले पहले यही वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, है ना। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्म, पहले देखो गैस इज कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेशन का केस है। आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का आधा कर दिया है पहले आइसोथर्मली। सेम गैस इज compressed separately through adiabatic process until its volume is again reduced to half। मतलब वॉल्यूम पहले V था और V/2
हो गया, ठीक है। एक बार हम आइसोथर्मली गए, आइसोथर्मली गए, और एक बार हम एडियाबेटिकली गए, एडियाबेटिक प्रोसेस से गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब पूछ रहा है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अरे नहीं, गलत है ना, सेम तो नहीं होगा, ग्राफ अभी दोनों के दिखाए। विच ऑफ द केस, वेदर कंप्रेशन हो या आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस हो, रिक्वायर मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। एटॉमिसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, गामा पे डिपेंड कर रहा था क्या, नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है कि कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। जरा देखना, कंप्रेशन के केस में आइसोथर्मल पे वर्क ज्यादा था, यही तो कंप्रेशन का केस है, ठीक है। एडियाबेटिक पे ज्यादा है, आइसोथर्मल पे कम है। तो कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू डन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मजा आ गया। चलो अब इसको देखते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन दिस फिगर, ये ऐसे इंडिकेट किया है। अब तुम देखो जरा, ये है पहली प्रोसेस, ये है दूसरी प्रोसेस, ये है तीसरी प्रोसेस, और ये है चौथी प्रोसेस। ये पीवी ग्राफ है। अब देखो चौथी को पकड़ लेते हैं, ये ऐसे लाइन बना रही है, पी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो चौथी तो पक्के में क्या है, फोर्थ वाली तो मेरी आइसोबैरिक है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, डाउट, फोर्थ वाली तो मेरी आइसोबैरिक है। अब इसको देखो जरा, ये सीधी लाइन किसके अलोंग है, ये सीधी लाइन है, ये किस पे जाके, वॉल्यूम वाली एक्सिस पे है। तो फर्स्ट वाली मेरी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब तुम्हें ये दो बातें मिल गई है ना, इन्हीं दोनों बातें के बेसिस पे ऑप्शन टिक करो। पहली क्या है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और चौथी क्या है, आइसोबैरिक। तो पी का सी होना चाहिए, पी का सी इसमें और इसमें, तो ये दो ऑप्शन तो हटा दो, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ का एस का बी होना चाहिए, एस का बी पहले वाले में ही है, तो ये वाला भी ऑप्शन हटा दो, ए इज द करेक्ट आंसर। अब तुम देखो, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, है ना। बाकी तो तुम्हें दिख ही रहा है, अब फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब तुम देखो कि ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, ठीक है। अब ये दोनों ही कर्व्स हैं, ये दोनों कर्व्स के अलोंग चल रहा है, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ऑब्वियसली ये सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है, तो सेकंड वाला क्या होगा, एडियाबेटिक। तो क्यू का क्या जाना चाहिए, ए, तो क्यू का ए जाना चाहिए पहले वाले ऑप्शन में, है ना। आर का डी, आर जो है वो आइसोथर्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट तो हमने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक वगैरह सभी प्रोसेसेस से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन था वो हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और लेक्चर लूंगी मैं, जिसके अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी नेक्स्ट वाले में। और दूसरा, और जो भी हमारे छोटे छोटे एक और टॉपिक्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हटा दिया है ना, न्यू सिलेबस में नहीं है, बट कार्नोट साइकिल जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये तो है, तो ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कर लेंगे। और इन पे बेस्ड जो आज सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ी है ना, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, और उसमें हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कैलोरीमेट्री वाला पोर्शन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कर लिया था। तो कई बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नॉट कंप्लीटेड येट, बट एक्चुअली या आई नो कि वो कंप्लीट नहीं है, बट मैं ऐसे सोच रही थी कि कैलोरीमेट्री करके चैप्टर का नेम करके तब कराऊं, है ना। तो ये वाला प्लान था मेरा। तो टॉपिक तो मैं सारे ही कराऊंगी भले ही चैप्टर नेम वगैरह, क्योंकि देखो कोई, तुम किसी बुक को देख रहे हो, किसी बुक को देख रहे हो, तो अलग अलग थोड़ा सा नेम ऊपर नीचे हो जाता है। अल्टीमेट मेरा गोल होता है टॉपिक्स कवर होने चाहिए सारे, ठीक है। तो पढ़ो अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, है ना। बहुत मेहनत करती हूँ मैं प्यारे प्यारे से नोट्स बनाने में, है ना। बहुत सिलेक्टेड सा लेके आती हूँ कि बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि बीइंग अ नीट एस्पायरेंट हमको थ्योरी उतनी पढ़नी है जितनी हमारी जरूरत है ना। तो मेरे नोट्स में 1% भी ज्यादा नहीं, 1% भी कम नहीं, एक एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट, ठीक है। तुम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है। तो शेयर करो अपने दोस्तों से, और कमेंट वमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे, मेरे को एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।